क्या 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 कर रहा है तू? पैसे क्यों क्या कर रहा है? क्या है? अच्छा चल तू आज एक बार फ्री में कर ले, पैसे भी नहीं लूंगी तेरे से। 400 रुपए दे दियो। ये रहा माल। ठीक है और चल ले। हाथ पैर पकड़ने से ना मेरा काम नहीं चलेगा। रोटी नहीं मिलेगी मेरे को। ठीक है, मेरा काम ही है ये रोज का। मेरा काम ही है ये रोज का। सो तो हर कोई जाता है अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन कितनी ऐसी औरतें हैं जो हर रोज सोती हैं नए नए पति के साथ। और एक बात मैं कहना चाहता हूं जज साहब कि जब इसको लीगल कर दिया तो कोई 4 लड़कियां मिलकर वेबसाइट बना करके धंधा कर सकती हैं कि नहीं? बताओ, ऐसा नहीं हो कि साइबर क्राइम में आ जाए और समाज में गंदगी फैलाने का अपराध में उनको सजा मिल जाए। नमस्कार। जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस साहब ने, जिनका नाम है जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई, इन दोनों ने देह व्यापार को, प्रोस्टिट्यूशन को, वेश्यावृत्ति को कानूनी कहा कि ये प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन से जो जुड़े हैं, देह व्यापार से जो महिलाएं, जो लड़कियां जुड़ी हुई हैं, उनको पूरा अधिकार है कि उन्हें सम्मान मिले, सम्मान की ज़िंदगी मिले। इसीलिए उन्होंने पुलिस को आगाह किया है कि भाई लोग, कोई नोट खसोट नहीं होगी, कोई कमीशन वमीशन नहीं चलेगी, कोई रेड वूड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कानूनी कार्रवाई न करे। जज साहब ने कह दिया है। तो भाई लोग, जज साहब ने तो कह दिया कि जो प्रोस्टिट्यूशन है, जो वेश्यावृत्ति है, जो देह व्यापार है, वो कानूनी है और उन्हें भी सम्मान से जीने का पूरा हक है। अब पुलिस उनके सम्मान में बाधा न बने, कोई दखलंदाजी न करे, कोई कानूनी कार्रवाई न करें। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, एक डाटा मिला है, पूरी दुनिया का डाटा है, जो आइडेंटिफाइड डाटा है, जो पूरी दुनिया में जो देह व्यापार से जुड़ी स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जिनको काउंट किया गया है, मतलब जो काउंटेबल हैं, जो ओपन है, उस हिसाब से पूरी दुनिया में 4.2 करोड़, मतलब 4 करोड़ 20 लाख औरतें, स्त्रियां, लड़कियां इस देह व्यापार में हैं। नाइजीरिया में 4,10,000 हैं, भारत में 6,57,000 हैं, मैक्सिको में 2,40,000 हैं और ब्राज़ील में 14 लाख हैं, इंडोनेशिया में 2,26,000 हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो ये तो काउंटेबल है, इनको काउंट कर लिया। अब ये जो देह व्यापार से जुड़ी, इनका कोई संस्था तो है नहीं, इनका कोई ग्रुप तो है नहीं, कोई एसोसिएशन तो है नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, कोई NGO जैसी कोई चीज़ तो है नहीं कि 10 गुना भी ज़्यादा हो सकता है। मतलब कि 4 करोड़ 20 लाख जो अभी देह व्यापार से जुड़ी महिलाओं की संख्या है, वो हो सकता है कि सच्चाई में 40 करोड़ हो, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, उसे बेसिकली औरत की नज़र में देह व्यापार जो है आज की तारीख में बदले हुए स्वरूप में है क्या? प्रोस्टिट्यूशन जो है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा व्यापार है और जो लोग इस व्यापार का हिस्सा हैं उनमें बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। इन्हें डिफरेंट नामों से बुलाया भी जाता है। कॉल गर्ल्स, रंडियाँ, माल, प्रोस्टिट्यूट, स्कर्ट, जुगार, स्ट्रीट वॉकर, लालटेन पट्टी वाली वेश्या। अब बनारसी बाबू लोग बनारस में कहते हैं गणिका, लज्जिका, कुंभा। वेश्यावृत्ति की परिभाषा जो किताबों में है बहुत ही खुले तौर पे है कि लाभ के लिए देह संबंध स्थापित करना। लाभ के लिए 2 कारक हैं इसमें, शरीर और अर्थ, रुपया, पैसा। तीसरी कोई बात है ही नहीं, तो प्रोफेशन तो है ही ना। स्कर्ट उसको कहते हैं जो नाम वाली प्रोस्टिट्यूट होती हैं। सुनिए, एस्कॉर्ट की जो डिमांड होती है वो पॉलिटिशियंस और इवेंट ऑर्गेनाइजर में भी बहुत ज्यादा होती है, जो उन्हें उनके मुंह मांगे दामों पर हायर करते हैं जस्ट अपनी बगल वाली सीट फिल करने के लिए। इनको जो हायर किया जाता है, लंबे लंबे ट्रिप्स के लिए भी हायर किया जाता है, लाइक 1 वीक, 2 से 3 दिन, तो इस तरह से इनको हायर किया जाता है। और इनको सिर्फ सेक्स पर्पज से हायर नहीं किया जाता। सेक्स अगर इनके बीच में होता है, क्लाइंट और इस स्कॉट के बीच में, तो वो म्यूचुअल कंसेंट से होता है। अगर वो एग्री नहीं है तो सेक्स नहीं होगा। ये हो गई स्कर्ट्स, बड़े नाम वाली। स्ट्रीट वॉकर भी होती हैं जो इसी देह व्यापार से जुड़ी होती हैं, सड़कों के किनारे खड़ी होती हैं। रात को कभी कभार आप देखते होंगे वो कैसे धंधा करती हैं, उनका बिजनेस कैसे चलता है, उनका मैनेरिज्म क्या होता है, जरा ये सुन लीजिए। एक्चुअली जो स्ट्रीट वॉकर प्रोस्टिट्यूट होती हैं, उनके जो क्लाइंट होते हैं वो भी तो उन्हीं के जैसे होते हैं, कोई हाई प्रोफाइल थोड़ी ना होते हैं। 1-2 घंटे का सफर होता है, गाड़ी में ही निपटा देते हैं कुछ लोग तो।
वो खुद कौन सा ऐसा हाई प्रोफाइल होते हैं जो आईफा अवार्ड की टिकट बुक कर रखी है और साथ लेकर जाना है। चलिए, अब मैं जिसके लिए आया हूं वो बात कर लेता हूं। अब मैं जज साहब से मुखातिब हो जाता हूं, फिर आपसे भी कुछ कहूंगा। आज का जो ये वीडियो बनाने का मकसद है वो क्लियर करूंगा मैं। पहले तो जज साहब से बात करूं। जज साहब ने, जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब से बात कर लेता हूं। अरे जज साहब, जस्टिस साहब, कानूनी कर दी, वैध कर दिया, बहुत अच्छा, सलाम है आपको। लेकिन जनाब, जितने भी कानूनी संस्थाएं हैं, व्यापारिक संस्थाएं हैं, उसके नियम हैं, कानून है, उसकी जांच है, उसकी परख है, उसके पीछे सुरक्षा है। कौन सी जांच परख है इस देह व्यापार के पीछे? कौन सी सुरक्षा है? कौन सा ISI मार्क देते हैं आप? कौन सी जगह निर्धारित है? पुलिस से कह दिया कि कमीशन मत लो, नोच खसोट मत करो, रेड वेड मत करो, इतना काफी है। कितनी तरीके के होती हैं प्रोस्टिट्यूट्स, कितनी लेवल की होती हैं, कौन इसको करेगा क्लियरिटी में? ये जो बड़े बड़े प्रोस्टिट्यूट्स हैं, जिनके लेवल हैं, जो बड़े बड़े इवेंट्स मैनेजमेंट करवाती हैं और बड़े बड़े संस्थाओं में जाती हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उनका इस्तेमाल करते हैं, उनकी कमाई को आप टैक्स से जोड़ोगे कि नहीं? और इधर आम जिंदगी में गरीब लोगों को सरकार राशन रूसन देती है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को, उनमें भी तो है बिलो पॉवर्टी लाइन, धंधा करती है, काम ही नहीं मिलता, सड़क के किनारे खड़ी रहती है, सब नोचने खसोटने वाले लोग आते रहते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं जज साहब कि जब इसको लीगल कर दिया तो कोई 4 लड़कियां मिलकर वेबसाइट बना करके धंधा कर सकती हैं कि नहीं? ओपनली, भैया हम 4 लड़कियां हैं, ग्रेजुएट हो गई हैं और हमें देह व्यापार से जुड़ना है, एनीबॉडी अपने डेट कार्ड वो फ्लैश कर सकती कि नहीं? ये सब तो बताओ। ऐसा नहीं हो कि साइबर क्राइम में आ जाए और समाज में गंदगी फैलाने का अपराध में उनको सजा मिल जाए। अरे जस्टिस जनाब, सिक्योरिटी क्या है? एक महल्ले में एक कॉलोनी में जो सिक्योर कॉलोनी है, जहाँ की वेंडर्स भी आते हैं बड़े सोच के समझ के, उनको गेट पास लेना पड़ता है, वहाँ तो लोग आने शुरू कर देंगे कि भैया यहाँ बिजनेस चलता है और मेरी बात हुई फ़ोन पे, वो तो आएंगे कि नहीं? सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है? अपने ही कॉलोनी के 4 लड़के काउंसलिंग खोल लेंगे कि हाउ टू बिकम बॉडी प्रोफेशनल्स। वो धंधा ही खत्म हो जाएगा ना कि बुटीक खोलते थे बॉडी मसाज के नाम पे, अब तो क्लियर ही हो जाएगा। तो इस सब को क्लियर नहीं किया आपने, कुछ भी कानून में क्लियर नहीं किया। मुंबई में बार डांसर्स को कितना केसेज मुकदमे लड़ने पड़े, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा है कि नहीं? उनकी धंधाएं चौपट हो गई, सरकार ने कहा कि ये गंदगी है उसको हटाओ, फिर लोग कोर्ट चली गई, फिर निर्णय हुआ। कौन करेगा ये सब? ये जितने भी फुटेज वीडियो आप देख रहे हैं सब तो यूट्यूब का है, और वो बहादुर लोगों का है जिन्होंने कैमरा छिपा के सब काम किया है और दिखाया है। आपको तो तस्वीर से थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा किस तरह से धंधे चलते हैं। और इसका कोई स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, अभी केजरीवाल जी ने स्ट्रीट वेंडर का कानून बना दिया ना, उनको अधिकार दे दिया। बड़े बड़े करोड़पति दुकानदार थे, बड़े बड़े मॉल के आगे वो लोग खड़े होते हैं, मॉल चौपट हो गया उनके चक्कर में, अधिकार दे दिया ना। तो स्ट्रीट वॉकर जो बॉडी प्रोफेशनल्स हैं उनको भी कुछ अधिकार दोगे, उनको भी कोई आई कार्ड दोगे, उनको भी कुछ कहोगे, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ, मतलब इसका गाइडलाइंस निकलेगा कि खाली कह देने से होगा? और मैं बिहार से हूँ, मैं बता दूं आपको, दरभंगा है, मधुबनी है, समस्तीपुर है, उधर रक्सौल है, सीतामढ़ी है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, समस्तीपुर तो बता दिया मैंने, और मुजफ्फरपुर से लेकर के, सीवान से लेकर के, छपरा से लेकर के, गोपालगंज से लेकर के, उधर फॉरबिसगंज, जोगबनी और अररिया, ये सब लेकर के तमाम जिलों में और उसके सब डिविजन्स में खुलेआम बॉडी व्यापार, प्रोस्टिट्यूशन, ब्रॉथल्स, रंडी खाने हैं। और वहां मूंछ पे ताव दे करके जो एनजीओ से मिल करके लोग जाकर के रेड करते रहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम पे, जबकि उसे कमीशन भी खाते रहते हैं, दबा के करते हैं। अभी मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या सुरक्षा है, उनकी क्या गारंटी है, उनका जो ये लीगल प्रोफेशन है वो कैसे लीगल है, उनको सुरक्षा क्या है, उनसे आप सरकार क्या लेती है टैक्सेज के रूप में, क्या उनको सुविधा देती है, ये बताना पड़ेगा। अभी मालूम है कि सीतामढ़ी में मैंने दिखाया था कि एक पुलिस एक एनजीओ से मिलकर के तभी से पहुंच गई, उसी में एक महिला का लड़का पीछे डर के कूद के नदी में कूद गया, सब तालाब में मर गया वो।
बच्चा लड़का था कि ए रंडी का औलाद है, क्या रंडी को दर्द नहीं होता है? रंडी माँ नहीं कहलाती है, रंडी बिना दर्द का पैदा करती है। एक बेसिया का दर्द क्या जाने गया कोई? हम लोग बेसिया के बीच में रहते हैं, बेसिया का दर्द हम लोग शेयर करते हैं। जस्टिस साहब, सम्मान की जिंदगी ऐसे दिलाएंगे आप खाली एक लाइन का जजमेंट देके? मैन गोइंग देयर ओन वे, अपने रास्ते चलो भाई। ये जज साहब ने जो कह दिया वो तो कह दिया, वो खतरे से खाली नहीं है जजमेंट, ये सर के ऊपर से जाने वाला है। आज बात बदल गई है। अब जो देह व्यापार से जुड़ी हुई कई तो पत्नियां हैं, कई तो तलाक के केस लड़ रही हैं। भैया तू मेरे को इतना मेंटेनेंस दे, इतना ये दे तो मैं तेरे को छोड़ूंगी, बदले में अपना फिर धंधा भी चल रहा है, उनका खुलेआम चल रहा है, बड़े बड़े लेवल पे चल रहा है। अब चूंकि इवेंट मैनेजमेंट में वो जाती हैं तो कलाकार बन के जाती हैं, आर्टिस्ट बन के जाती हैं, जो भी बन के जाती हों, घर वाला कुछ कह नहीं सकता, कोर्ट में जा नहीं सकता। अगर साबित हो गया तो ओकेजनल वो एडल्टरी करके माफ है। तो ये बहुत खतरे हैं जब आप बॉडी प्रोफेशन को इस लेवल पे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कहेंगे कि जस्टिफाइड है, तो भैया उसके नियम कानून, उसके फोल्ड्स, उसके ग्रेड, उसके सिक्योरिटी मेजर्स, उसका कुछ सर्टिफिकेशन, सब कुछ करना पड़ेगा जज साहब। समाज का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, जो जंगल नहीं है समाज आज भी थोड़ा सा, इसीलिए कि नियम है, कानून है, और ये जो देह व्यापार है उसके लिए भी नियम कानून होना चाहिए। और जो नई पीढ़ी के लोग हैं जो अभी बड़े हो रहे हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि MGTOW एक शब्द है, मैन गोइंग देयर ओन वे, उसको थोड़ा सा देखें, सुने समझे, अपने रास्ते चलें और भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप जब पुख्ता होंगे, मजबूत होंगे दिल से, दिमाग से, अर्थ से, व्यवस्था से, तो आप जो हासिल करना चाहेंगे आप तक आएगा, नहीं तो फंसते चले जाएंगे, बेतरीके लूटेंगे, पिटेंगे। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.